हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए खास करके करंट अफेयर्स के लिए सर्वाधार सीरीज लेके आया है, जिसमें कि हम यूपीएससी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैप करते हैं विद स्टैटिक पार्ट के साथ, जो कि ट्रेंड भी है यूपीएससी का कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से करंट अफेयर्स को मैप कर रहा है स्टैटिक पोर्शंस के साथ। तो यहां पे हमारे पास हमने 9 मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें कि आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना, कुरुक्षेत्र। तो इन सब मल्टीपल सोर्सेज को हमने क्लब करके सर्वाधार सीरीज बना रखी है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को प्लस स्टैटिक पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं और साइमल्टेनियसली इसके साथ हम न्यूज स्नाइपेट को भी डिस्कस करते हैं। तो आओ क्विकली टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है दीज माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी एंड इज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन यूरोप एंड एशिया, नेम द माउंटेन रेंज। तो बेसिकली हमें इस माउंटेन रेंज का वो नाम पूछ रहा है जो कि क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर का काम करता है यूरोप और एशिया के बीच, और साइमल्टेनियसली यही माउंटेन जो रेंज है ब्लैक सी और कैस्पियन सी को भी सेपरेट करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए एल्प्स माउंटेन, बी यूरल माउंटेन, सी कॉकासस माउंटेन्स एंड डी ज़ैग्रोस माउंटेन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दैट इज द सी ऑप्शन, कॉकासस माउंटेन्स। तो आई होप आपको चल गया होगा पता। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। The Caucasus Mountain are a mountain range that separates the Black Sea and the Caspian Sea and is a natural barrier between Europe and Asia. The Caucasus Mountain are located in Russia, Georgia, Azerbaijan and Armenia. तो these are the important aspect कि basically ये mountain range है कहाँ पे है, रशिया में भी है, जॉर्जिया में भी है, अजरबैजान में भी है और अर्मेनिया में भी है। तो समटाइम्स यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस किस के साथ ये माउंटेन रेंज बॉर्डर शेयर करती है, तो उस टाइप में आप देख सकते हैं कि इसके साथ रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया है। तो आप इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। दिस इज द ग्रेटर कॉकासस माउंटेन रेंज है, जहां पे आप देख रहे हो जॉर्जिया है, रशिया आपके साथ लग रहा है यहाँ पे, एंड देन अजरबैजान और लेसर कॉकासस में आपको यहाँ पे अर्मेनिया देखने को मिल जाता है। तो आई होप इस मैप के बीच से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और बेसिकली आप ये देखते हैं इधर ये ब्लैक सी और इधर ये कैस्पियन सी, तो यहाँ पे भी ये माउंटेन रेंज इन दोनों को सेपरेट करती हुई आपको नजर आ रही है, जैसा कि इसमें पूछा भी गया था ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सेपरेट कर रही है। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसके ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखते हैं बेसिकली ये एक इमेज है, बेसिकली क्यों अब ये न्यूज जो स्नाइपेट है हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया, इसके रिलेटेड जो न्यूज चल रही है इस रीजन के अंदर। तो बेसिकली आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है वाटर कैनन का यूज कर रही है, जो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके ऊपर ये वाटर कैनन चलाई जा रही है। बेसिकली इसका रीजन क्या है कि जॉर्जिया के अंदर यूरोपियन यूनियन के साथ 4 साल के लिए जो होल्ड पे जो टॉक चल रही थी वहां पे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन के साथ उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया। तो बेसिकली इस चीज के रिगार्डिंग यहां पे ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और साइमल्टेनियसली अब देखते हैं कि न्यूज के अंदर और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। 1000 रैली इन जॉर्जिया एज पीएम रिबफ्स कॉल्स फॉर न्यू इलेक्शन। तो बेसिकली यहां पे जॉर्जिया में पीएम ने दोबारा से न्यू इलेक्शंस के लिए बोल दिया, जिस वजह से और ज्यादा ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और साइमल्टेनियसली यहां पे इसका रीजन लिख रखा है 1000 प्रोटेस्ट इन जॉर्जिया अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू शेल्व ईयू टॉक्स। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ कहीं ना कहीं टॉक्स जो हैं वो बंद होती हुई या फिर होल्ड पे नजर होती हुई आ रही हैं। तो जिस वजह से वहां पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पार्किंग इंटरनेशनल कंडेमेशन एंड कॉल्स फॉर न्यू इलेक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे अब न्यू इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट करने की जो चल रही है आवाज, अब दोबारा से ये चीज आपको देखते हुई नजर आएगी वहां पे। तो बेसिकली इस वजह से ये जो न्यूज स्नाइपेट था इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और इसके साथ एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट था हमने उसको यहाँ पे कवर किया। तो आओ चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट रेड सी एंड द गल्फ ऑफ अडन। ध्यान से देखना, वो पूछ रहा है बेसिकली वो कौन सी स्ट्रेट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, तो मकस्सर स्ट्रेट और डी युकाटन चैनल। तो इसका जो आंसर है दैट इज द बेसिकली स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप।
तो आओ अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। बाबल मंडप स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में विद द गल्फ ऑफ अडन एंड द इंडियन ओशन साउथ ईस्ट विद द बिल्डिंग ऑफ द सूज कैनाल। The strait assumed a great strategic importance and economic importance, forming a portion of the link between the Mediterranean Sea and the East Asia। तो बेसिकली यहां पे जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, यहां पे कि जो बाबल मंडप स्ट्रेट है वो किस किस को कनेक्ट कर रही है, रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को और साइमल्टेनियसली इंडियन ओशन को। और यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है क्योंकि बेसिकली ये सूज कैनाल के रूट के अंदर आता है, तो इस वजह से स्ट्रेट की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कि बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करती है। अब बेसिकली आप इस मैप को ध्यान से देखिए तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये रही आपकी सूज के, बेसिकली ये रही आपकी सूज कैनाल, ठीक है, ये रहा आपका बीच में रेड सी, और इसी रेड सी को गल्फ ऑफ अडन के साथ जो कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट, ये जो बेसिकली यहां पे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रेट है दिस इज द बाबल मंडप स्ट्रेट। और इसको याद रखने का तरीका, याद रखना बाबल मंडप से याद रखना बाबा, तो लाल बाबा, लाल बाबा का मतलब क्या होगा, लाल क्या है सागर, तो रेड सी, तो बेसिकली रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को जो कनेक्ट कर रही है दैट इज दी बाबल मंडप स्ट्रेट। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। दिस इज द गल्फ ऑफ अडन, this is the Red Sea and this is connected by this particular बाबल मंडप स्ट्रेट। और याद रखने का ट्रिक लाल बाबा। और बेसिकली ये यहां पे ये रही यहां पे सूज कैनाल, जो कि आप देख रहे हैं यहां पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर रही थी नजर आ रही है आपको यहां पे पर्टिकुलरली। तो अब इसके एस्पेक्ट में ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसको अब हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ये आप देख रहे होंगे ये न्यूज का इमेज लगी हुई है यहां पे। The Suez Canal has lost, basically, the Suez Canal has lost nearly $6 billion revenue this year as container ship skirts it amidst militant attacks in the Red Sea। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि हर आए दूसरे चौथे दिन हमें न्यूज देखने को मिल जाती है कि रेड सी के अंदर पर्टिकुलरली मिलिटेंट्स का अटैक हो गया या पायरेट्स ने आपके कार्गो कंटेनर्स या शिप्स को अटैक किया है, तो उनको हाईजैक कर लिया है। तो बेसिकली इस वजह से जो सूज कैनाल है उसमें के जो ये ट्रेड हो रहा है यहां पे, तो सूज कैनाल के जो रेवेन्यू में जो आपको यहां पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और नियरली 6 बिलियन जो रेवेन्यू है वो इस साल कम हुआ है, या फिर $6 बिलियन का जो रेवेन्यू का लॉस झेलना पड़ा है सूज कैनाल वाले रूट को। अब देखते हैं ओवरहैंगिंग स्टॉर्म ऑन द रेड सी, ये न्यूज लगी है यहां पे। A year on the geopolitical crisis hit the Suez Canal, upending global supply chains and waits to be diffused. It's a year since जो हूती मिलिटेंट्स हैं begin attacking the commercial ships in the Red Sea में वहां पे अटैक देखने को मिल रहा है, leading to major disruption in global trade के अंदर, जिसकी वजह से all over the world across आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल शिप्स now largely avoid the Suez Canal। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपको उस रीजन के अंदर जब अटैक देखने को मिलेगा तो उस ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई पहले अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहेगा, देन ही उसके बाद वो ट्रेड होगा। तो बेसिकली सूज कैनाल के अंदर जो हूती मिलिटेंट्स हैं इनका बार बार से आप ये देखेंगे अटैक हो रहा है, जिस वजह से पर्टिकुलरली अब शिप्स जो हैं इस जो शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया था ये बेसिकली, तो इसको अब अवॉइड कर रहे हैं और वो एक लॉन्ग रूट ले रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप से वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से पर्टिकुलरली अब यहां पे सूज कैनाल के रेवेन्यू में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। द शॉर्टेस्ट सी लिंक बिटवीन द एशिया और यूरोप के बीच ये सूज कैनाल जो था एक शॉर्टेस्ट लिंक था। अब पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जो शिप्स हैं इंस्टेंट वॉयज लॉन्गर रूट केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका, तो इस लंबे रूट को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलर न्यूज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलरली रेड सी सूज कैनाल। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है यूपीएससी की, तो मेक श्योर आप इस वाला जो मैप है खास करके इस टाइम, वैसे भी मिडल ईस्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टाइम पे। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है मिडल ईस्ट हो गया आपका, ठीक है, ईरान हो गया आपका, ठीक है, या फिर इजराइल है, इवन आपका गाजा स्ट्रिप वाला एरिया हो गया, ठीक है, सऊदी वाला जो रीजन है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेक श्योर आप उसको एक बार एटलस से भी जरूर चेक करें इन सब लोकेशंस को। तो बेसिकली यही चीज चल रही है।
तो यहीं पे इसी के एस्पेक्ट में सारी न्यूज चली, ओवरहैंगिंग स्टॉर्म ऑन दी रेड सी। तो बेसिकली आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जब ये अटैक शुरू हुए थे, बिफोर द अटैक बिगन टुवर्ड द एंड ऑफ द 2023, about 12% of the global trade passed through the Suez Canal. The share plummeted by 66% in July and by more than 70% currently. तो बेसिकली आपको बहुत ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल रहा है यहाँ पे शेयर्स के अंदर भी, खास करके जो कि सूज कैनाल के जो रूट को आप जो बेसिकली कंटेनर्स जो थे अडॉप्ट करते थे यहां से शॉर्टेस्ट रूट को, जो अडॉप्शन थ्रू ट्रेड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, पर्टिकुलरली द ओवरहैंगिंग स्टॉर्म ऑन द रेड सी के एस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ये। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कम अंडर द मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल MCDR टू चेक क्लाइमेट चेंज? तो फर्स्ट इज use of mangroves and macroalgae to carefully calibrate biomass burial at sea. Second is by manipulating physical or chemical properties such as through ocean alkalinity enhancement OAE. Which of the following is correct in respect of above statements? तो ये जो दो statements है इनके एस्पेक्ट में बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। A ऑप्शन बोथ statement 1 and 2 are correct. B statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. C is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct and the D option both 1 and 2 are incorrect. तो बेसिकली ये जहां तक MCDR टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर ये दोनों ही चीजें हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं, यस इट्स ए ऑप्शन। तो बेसिकली अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज स्नाइपेट। तो बेसिकली यहां पे रिगार्डिंग दिस जो न्यूज लगी थी तो बेसिकली उसके अंदर यही था कि ओशंस जो है, ओपन जो सीज हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है, ट्रैपिंग है, जो कि ग्रीन हाउसेस के इंपैक्ट को, जो क्लाइमेट जो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसको ड्रॉप डाउन करने में इंपॉर्टेंट जो भूमिका ये जो आपका जो ओपन सीज है वो काफी ज्यादा प्ले करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। द केयरफुल स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल मेथड ऑफर अ चांस टू हार्नेस द पावर एंड वास्टनेस ऑफ ओशन। तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में न्यूज ये रही आपकी, इन आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कुड द सी टर्न द टाइड। तो मतलब क्या सीज एक क्या इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के अंदर? तो बेसिकली यहां पे लिखा है द ओपन सीज ऑफर एन इमेंस अपॉर्चुनिटी टू स्लो क्लाइमेट चेंज एंड इफ वी इन्वेस्ट नाउ एंड डू इट राइट। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को स्लो डाउन करने में बेसिकली ये जो सीज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। द ओशंस द अर्थ वास्ट ब्लू लंग। तो बेसिकली याद रखो ओशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का वास्ट ब्लू लंग भी बोलते हैं। लॉन्ग प्लेड अ क्रिटिकल बट अंडर एप्रिशिएटेड रोल। हमने इनका जो रोल है उसको उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया इन मॉडरेटिंग द प्लैनेट्स क्लाइमेट। इट हैज एब्जॉर्ब्ड, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके लिए मेंस में भी काम आएगा और क्लाइमेट एनवायरमेंट के अंदर भी काम आएगा। इट हैज एब्जॉर्ब 25% ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उसमें ये 25% इसको अब्सॉर्ब करते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे तो बेसिकली यहां पे मोर देन 90% of the excess heat generated by the greenhouse gases buying humankind precious time against the worsening effects of climate change। तो बेसिकली 90% ऑफ दी जो एक्सेस हीट जनरेट होती है ग्रीन हाउस गैसेज से उसको भी कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले कर सकते हैं ओपन सीज। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में भी इस अल्टरनेटिव अप्रोच के थ्रू टुवर्ड्स भी हमें देखना चाहिए। तो बेसिकली यहां पे ये सब इंपैक्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज का आपको देखने को मिल रहा है। इवन हाउएवर दिस सीमिंगली बाउंडलेस कैपेसिटी कम्स एट अ कॉस्ट, जिसमें कि ओशन एसिडिफिकेशन, डिस्टरप्टेड बायो geochemical cycles, pollution, profound harm to marine ecosystem, acidification for instance threatens calcifying organisms like coral and shell life। तो इसके अलावा भी ये बता रहा है कि ओशंस के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट, जैसे कि ओशन एसिडिफिकेशन हो गया आपका, या फिर हम देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है जो कि मरीन इकोसिस्टम को हार्म भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस ओर भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं बेशक ओपन सीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बट वहां पे भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनको भी एड्रेस करना उतना ही जरूरी है। तो बेसिकली ये न्यूज थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ
Canary Island is an archipelago belongs to Spain located in which of the following water body? Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Black Sea and the Aegean Sea. तो बेसिकली कैनरी आइलैंड है, तो कैनरी जो आपके आइलैंड है वो है आपके अटलांटिक ओशन के अंदर। तो आओ देख लेते हैं कैनरी आइलैंड के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन। इट इज एन आर्किपेलागो लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। It is about 1300 kilometers south of the mainland Spain and 115 kilometer basically it's a 115 kilometer west of the African coast Morocco. These islands were formed by, ये एक important aspect है, formed by volcanic eruptions। तो ये एक important aspect million years ago। climatic condition की बात करें तो हमें यहाँ पे तो यहाँ पे particularly हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। टेम्परेचर आर वार्म एंड शो लिटिल सीजनल वेरिएशंस। वार्म टेम्परेचर और बेसिकली लिटिल सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। रिच वॉल्केनिक सॉइल्स हमें देखने को मिल रही हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे, और माइल्ड टेम्परेचर दैट सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, फॉलोड बाय जोनल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द एलिवेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलरली अगर हम बात करें द कैनरी आइलैंड और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बेसिकली अटलांटिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये आइलैंड बने हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सब ट्रॉपिकल है, रिच वॉल्केनिक सॉइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दी पर्टिकुलरली कैनरी आइलैंड और उनकी एक्सप्लेनेशन। अब इसका मैप देख लेते हैं। तो बेसिकली ये रहा आपका स्पेन और ये रहे आपके कैनरी आइलैंड्स। दिस इज द बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये रहे कैनरी आइलैंड, और ओशनोग्राफी के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पे करंट भी देखने को मिलता है जिसको हम कैनरी करंट भी बोलते हैं। तो वो भी इन आइलैंड के पास से क्रॉस करते तभी उनका उस करंट का नाम भी कैनरी करंट भी पड़ा है। तो बेसिकली कैनरी आइलैंड है यहाँ पे स्पेन के बिल्कुल यहाँ से ये देख सकते हैं कि 1700 किलोमीटर का ये डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैपिटल मैड्रिड। तो यहाँ से अब हम देखते हैं आगे कि ये न्यूज में क्यों था। तो बेसिकली एक माइग्रेंट्स की जो बोट थी ये अराइव हुई थी किसके पोर्ट पे? कैनरी आइलैंड के आर्किपेलागो पे थर्सडे को, आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड बाय द सी स्पेनिश सर्च एंड रेस्क्यू के द्वारा। ये इसको बेसिकली जो माइग्रेंट्स थे ये यहाँ पे पहुंच गए थे कैनरी आइलैंड्स पे, तो यहाँ पे इनको फिर बाद में रेस्क्यू किया गया, इनकी बोट को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। तो इस दैट्स वाई ये पर्टिकुलर आइलैंड जो थे न्यूज के अंदर थे यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे लेक विक्टोरिया इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पूछ रहा है बेसिकली लेक विक्टोरिया किन कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर्ड है? केनिया, युगांडा, तंजानिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन की हम बात करते हैं तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन है? तो बेसिकली याद रखना यहाँ पे पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसका साथ ये बॉर्डर नहीं बनाती है, तो दैट्स वाई ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर 1, 2, 3 बी ऑप्शन होना चाहिए। यस, इसका आंसर बी ऑप्शन ही है, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। तो बेसिकली ये रही आपकी लेक विक्टोरिया, ये रहा आपका युगांडा, ठीक है। दिस इज योर केनिया, दिस इज केनिया पर्टिकुलरली एंड दिस इज तंजानिया। तो ये रही बीच में लेक विक्टोरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया एंड लेक विक्टोरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन। अब ये बेसिकली इस रीजन के अंदर यहाँ पे एक काफी वर्स्ट लैंडस्लाइड देखने को मिला जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा डेथ्स हुई। तो पर्टिकुलरली दैट्स वाई ये जो रीजन है ये न्यूज में आता है, युगांडा वाला रीजन। Death toll in Uganda landslide rises to 20 as search for more 20 casualties presses on। तो बेसिकली यहाँ पे काफी हैवी रेन्स हुई जिस वजह से लैंडस्लाइड इस रीजन के अंदर ट्रिगर हो गया, जिसमें कि 6 विलेजेस इन द माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुलाम्बुली जो कि 280 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कंपाला, युगांडा's कैपिटल, ऑन वेडनेसडे नाइट। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको एक वर्स्ट लैंडस्लाइड देखने को मिला जिस वजह से यहाँ पे जो बेसिकली 20 लोग दब के मर गए और ये शायद नंबर इंक्रीज भी कर सकता है। तो दैट्स वाई ये जो न्यूज थी ये वाला रीजन जो था न्यूज के अंदर था। तो आओ चलते हैं अब अगले न्यूज की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन टॉक विद ईरान रिगार्डिंग द न्यूक्लियर इम्पासेस? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी। और वैसे अगर किसी ने तुक्का मारना हो तो बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर के जो गतिरोध चल रहा है बेसिकली देखने को मिल रहा है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, तो वहां पे कौन कौन कंट्रीज हैं जो कि इन टॉक चल रही हैं?
तो बेसिकली आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर आप के तो होगा ही नहीं, तो 3 को वैसे कट कर दो तो क्या बन रहा है 1, 2 एंड 4। तो बेसिकली इसका ए ऑप्शन जो होगा आंसर होगा, क्योंकि सबको पता है यूएस एंड पर्टिकुलरली ईरान के जो रिलेशंस हैं वो काफी टसल चल रही है। तो दैट्स वाई पर्टिकुलरली यहां पे ये कंट्रीज हैं जो कि इन टॉक है रिगार्डिंग दिस ईरान न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, तो उसके रिगार्डिंग ही पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब आओ चलते हैं कि न्यूज में क्या चीज है। तो बेसिकली दिस इज द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची। तो बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पे, ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद फ्री यूरोपियन पावर्स, जिसमें कि ईरान के डिप्लोमेट हैं माजिद तख्त ए रवांची हु सर्व एज दी, जो कि पॉलिटिकल डेप्टी हैं टू ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अगराची, इज शेड्यूल्ड टू रिप्रेजेंट ईरान इन फ्राइडेज टॉक। तो ईरान इज सेट टू मीट, ईरान मिलने वाला है ये 3 कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से फॉर द टॉक्स ऑन फ्राइडे दैट इज ऑन November 29, 24 for its nuclear program after 3 governments joined with the United States to have Tehran censured by UN Atomic Watchdog। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां पे 3 कंट्रीज हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कि उसके एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी या क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं या क्या जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो सब हमें देखने को मिलेगा लेटर ऑन। बट पर्टिकुलरली यहाँ पे 3 कंट्रीज जो कि ईरान के साथ इस मैटर पे नेगोशिएट होती हुई नेगोशिएट करती हुई नजर आ रही हैं इस पर्टिकुलर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और वैसे ही रिसेंटली जिस तरह से यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो हमें पावर जो चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद तो यहाँ पे चीजें कुछ और लेवल पे भी हमें देखने को मिल सकती हैं। पर्टिकुलरली जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे तो उस तरह से ये सब चीजें उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अब हमें घूमती हुई रिवॉल्व होती हुई नजर आएंगी। जैसे लिखा भी है यहाँ पे, अहेड ऑफ द रिटर्न ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हुज लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक। जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने तो जब उनको पिछला ही टेन्योर था तो उनमें उन्होंने इस पे खास करके जो ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है पर्टिकुलरली ईरान, उस पे मैक्सिमम प्रेशराइज की जो नीति थी वही रखी थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का अपने आप में ही काफी बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है ये। तो आओ चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहां पे सरगासो सी इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी की बेसिकली सरगासो सी है, इनमें से किस वाटर बॉडी में फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। तो इसका स्ट्रेट अवे सीधा आंसर है दैट इज द अटलांटिक ओशन। तो ये ऑप्शन, आओ आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरगासो सी located entirely within the Atlantic Ocean and is the only sea without land boundary. This is the most important aspect. कल का वो पूछ ले, a sea without land boundary is the Sargasso Sea. This extraordinary open ocean ecosystem is bounded by the current circulation around the North Atlantic subtropical gyre and is unique for supporting the center of the distribution and abundance of the community of the continuous पेल्गिक ड्रिफ्ट एल्गी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक जायर जिसमें बात की गई सब ट्रॉपिकल जायर की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वाटर इसके चारों ओर हमें घूमता हुआ नजर भी आता है। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट, स्पॉनिंग एरियाज, माइग्रेशन पाथवेज, फीडिंग ग्राउंड्स फॉर डाइवर्स असॉर्टमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फॉना इंक्लूडिंग एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली डाइवर्स फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है बट यहाँ पे एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें एंडेमिक और एंडेंजर्ड इवन कमर्शियल जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो भी हमें देखने को मिलती हैं। द गल्फ स्ट्रीम एस्टेब्लिशेस द सरगासो सी वेस्टर्न बाउंड्री व्हाइल द सी इज द फर्दर डिफाइंड टू द नॉर्थ बाय द नॉर्थ अटलांटिक करंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एंड टू द ईस्ट द केनरी करंट एंड द साउथ बाय द नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट जो भी करंट्स हैं इसके आसपास जो चलते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो गल्फ स्ट्रीम करंट बेसिकली ये एस्टेब्लिश करता है सरगासो सी की वेस्टर्न बाउंड्री को, जबकि यहाँ पे नॉर्थ में इसके नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में केनरी करंट और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हमें देखने को मिल जाता है। तो आओ देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पे दिस इज द सरगासो सी
ये रहा आपका सरगासो सी, दिस इज द गल्फ स्ट्रीम करंट, दिस इज द केनरी करंट एंड दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो बेसिकली ये यहाँ पे सरगासो सी का एक ये पूरा जायर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल इस जायर को हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन करवाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस इमेज, और यहाँ पे ये जो खास करके सरगासो सी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द अगेन द स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस ओशनोग्राफी टॉपिक। तो न्यूज में बेसिकली क्या है, ड्रग कार्टेल बिहाइंड द इलीगल फिशिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएस। तो बेसिकली ड्रग कार्टेल की बात करें अगर हम, कार्टेल बेसिकली क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग की आप बोल लो जो भी एसोसिएशन होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको हम कार्टेल का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रग कार्टेल है वो भी वही रिस्पॉन्सिबल है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर इलीगल फिशिंग हो रही है, ये यूएस का कहना है। तो पर्टिकुलरली ये न्यूज थी, दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आओ चलते हैं आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जहां पे कि ये कहा गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कन्फाइंड ओनली बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ एंड द 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स बोथ हेमिस्फीयर्स। साइमल्टेनियसली वो बोल रहा है इट रिक्वायर्स अ लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। The cyclonic center is generally warm and low pressure known as the eye wall of the ocean। तो बेसिकली यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना। फोर्थ, इन इंडिया दे ओरिजिनेट इन अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो ये पूछ रहा है, ये 4 स्टेटमेंट्स है और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट बतानी है कौन सी है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में गड़बड़, 30 डिग्री नॉर्थ के साथ 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड भी हमें देखने को मिलता है, और साइमल्टेनियसली जो साइक्लोन्स का सेंटर है जनरली वार्म एंड लो प्रेशर एरिया आल्सो नोन एज द आई वॉल, इसको हम आई वॉल नहीं बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहां पे तो इसका आंसर 1 और 3 जो है पूरी तरह से जो है इनकरेक्ट हमें देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, यस। और इसका आंसर जो है दैट इज दी सी ऑप्शन 1 एंड 3। तो इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि इनकरेक्ट वो पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जहां तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टाइफून्स आर द इंटेंस लो प्रेशर एरियाज जो कि ओरिजिनेट होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर, दिस इज ओरिजिनेटिंग इन दी वार्म ट्रॉपिकल ओशंस एंड कन्फाइंड ओनली बिटवीन, ये देख लो बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। तो वहां पे उसमें गड़बड़ थी, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच देखने को मिलते हैं एज विंड ब्लोस कंपैरेटिवली एट अ हाई वेलोसिटी पे यहाँ पे विंड्स हमें देखने को मिल जाती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन एक्सटेंड अप टू 500 to 1000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली एंड अबाउट 12 to 14 किलोमीटर वर्टिकली फ्रॉम दी सरफेस। तो बेसिकली इसका एक्सटेंट बताया गया है, तो 500 से 1000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली कवर कर सकते हैं, और अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो ये 12 से 14 किलोमीटर सरफेस से वर्टिकली इनका एक्सटेंट बताया गया है। उसके बाद क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इस पे यूपीएससी ऑलरेडी पीवाईक्यूज का ये ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है कि क्या ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की, या फेवरेबल कंडीशंस जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये ओरिजिनेट होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, यहां से पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और चांसेस हैं कि वो दोबारा से पूछे। तो बेसिकली जो फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर द फॉर्मेशन एंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, सबसे पहली कंडीशन लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी सप्लाई करता है। बेसिकली जो आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओशन की सरफेस से, जो उसका वार्म वाटर है, जो सी सरफेस वाटर है, जहां पे टेम्परेचर हायर देन होना चाहिए आपका किससे 27 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां से उसको क्या मिलती है, वो एनर्जी मिलती है। तो यही एनर्जी है जो आगे ट्रांसफर होती है बाद में, फिर ये आई बनेगी, आई वॉल बनता है, और फिर ये कोस्ट से टकराता है। जहां पे कोस्ट पे टकराएगा उस रीजन को बोलते हैं हम लैंडफॉल। तो बेसिकली और जैसे ही जमीन पे आता है ये साइक्लोन, जैसे हिट करता है तो वैसे इसकी मॉइस्चर सप्लाई जैसे ही कट होती है, धीरे धीरे फिर इसकी एनर्जी भी कम होती जाती है। अगला है
प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स, तो कोरोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी मूवमेंट के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन की पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया डेवलप होना चाहिए, और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए वहां पे। एंड अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, तो ऊपर जाके जो हवाएं हैं टेल ट्रोपोपोज से जाके ये इस तरह से आप देखते भी है वहां पे, ये अपर लेवल पे जो डाइवर्जेंस देखने को मिलती है वो होनी चाहिए अबव द सी लेवल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंटेंसिफिकेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसके बाद स्पेटियल टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का कहां कहां है। तो ड्यू टू इट्स पेनिसुलर शेप, इंडिया के अंदर जो पेनिसुलर शेप है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया ऑल्सो ओरिजिनेट इन, तो याद रखना कि इंडिया में कहां कहां ओरिजिनेट होते हैं ये, अरेबियन सी में भी हो सकते हैं, अरेबियन सी में, एंड स्पेशली इन दी बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट रीजन के अंदर। ड्यूरिंग मॉनसून्स ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। मॉनसून के केस में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये कब डेवलप होंगे, 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में भी आपको देखने को मिलेंगे इन दी बे ऑफ बंगाल। सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आर मोस्ट लाइकली टू ओरिजिनेट इन अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम होता है खास करके बे ऑफ बंगाल में, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज है, अभी देखेंगे रिसेंटली कि जो फेंगल साइक्लोन देखने को मिला था हमें यहां पे तमिलनाडु रीजन के अंदर, तो बेसिकली साइक्लोन फेंगल मेड इट लैंडफॉल इन द नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु एंड द पुडुचेरी। तो बेसिकली एक इमेज है, ये इमेज इसलिए वायरल हुई थी कि यहाँ पे ये चिल्ड्रन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, जिस वजह से ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी रिगार्डिंग द साइक्लोन फेंगल। साइक्लोन फेंगल, अ मैन टर्न्स फ्लडेड चेन्नई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इनटू अ बोटिंग एडवेंचर साइट फॉर ग्रैंड किड्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, जो उनके ग्रैंड किड्स हैं, तो वहां पे बेसिकली उनके लिए जो फ्लडेड अपार्टमेंट है चेन्नई के अंदर, उसको एक एज ए बोटिंग एडवेंचर में वो देख लेते हैं, जैसे कि आप पीछे देख भी रहे थे इस इमेज के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ये मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं ये इस तरह से। तो पर्टिकुलरली एक एडवेंचर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इस पर्टिकुलर साइक्लोन फेंगल के द्वारा, जो भी यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाई गई या फिर इस तरह का आपको जो यहाँ पे पर्टिकुलर वेदर देखने को यहाँ पे मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर साइक्लोन फेंगल, और इस वजह से चर्चा में आया। तो जिस तरह से आप जिस तरह से हमारे पीएम बोलते भी हैं आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहां पे एक आपदा को एक अवसर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। अब चलते हैं आगे। पेन्नैयर रिवर डिस्प्यूट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो बेसिकली जो पेन्नैयर रिवर डिस्प्यूट है इनमें से किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका। तो पर्टिकुलरली दिस पेन्नैयर रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन दी तमिलनाडु एंड दी कर्नाटका। तो 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक दिस आंसर। तो यस, इसका आंसर है आंसर सी। तो आओ देख भी लेते हैं द पेन्नैयर रिवर के रिगार्डिंग पर्टिकुलर फैक्ट्स। द रिवर ओरिजिनेट्स इन द नंदी हिल्स इन द चिकबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि पर्टिकुलरली जो पेन्नैयर रिवर है कहां से ओरिजिनेट हो रही है, नंदी हिल से चिकबल्लापुरा जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और फ्लो करती है थ्रू तमिलनाडु बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल को वो पूछ लेगा कि पेन्नैयर जो रिवर है वो कहां पे एम्प्टी होती है, किधर को वो ड्रेन करती है, दैट इज इन दी पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल। इट इज ऑल्सो नोन एज साउथ पेन्नार, इसको साउथ पेन्नार रिवर का दर्जा प्राप्त है। दक्षिण पिनाकिनी बोलते हैं इसको कन्नड़ में, एंड देन पेन्नई और पेन्नैयर इन तमिल। तो यहां पे नाम इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली, तो इसको कन्नड़ में दक्षिणा पिनाकिनी और पर्टिकुलरली तमिल में पेन्नैयर या पुनैयर या पेनाई बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके रिगार्डिंग। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द तमिलनाडु, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तमिलनाडु में।
आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी कुछ टाइम से फैक्चुअल चीजें भी पूछना शुरू कर दी हैं, तो यहां से इस तरह के फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द तमिलनाडु विद लेंथ ऑफ 497 किलोमीटर आफ्टर दी कावेरी, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरस्टेट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन, अगेन इट इज, याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट इंटरस्टेट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन अमंग दी 12 बेसिन लाइन बिटवीन दी पेन्नार एंड कावेरी बेसिन के बीच में ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरस्टेट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट कवर्स अ लार्ज एरिया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बिसाइड्स द एरिया कवर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस पेन्नई और दी पेन्नैयर रिवर। इसके बाद न्यूज में क्यों थी, तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहां पे यूनियन गवर्नमेंट को कहा है टू प्लेस रिकॉर्ड पुट करें जो भी इस कमेटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी जो कि नेगोशिएट करना था इस डिस्प्यूट को तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच ओवर द शेयरिंग ऑफ पेन्नैयर वाटर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेन्नैयर वाटर डिस्प्यूट। तो यहां से आपके लिए जो हम बात भी करते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट की या फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के एस्पेक्ट में, यहां से आपको काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर ये जो न्यूज स्नाइपेट है इसको एक बार आप जाके जरूर पढ़ें भी। सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु कर्नाटका ओवर शेयरिंग ऑफ पेन्नैयर रिवर वाटर। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इस चीज के रिगार्डिंग, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है इस कमेटी से जो कि नेगोशिएट कर रही थी इन दो स्टेट्स के बीच में रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आओ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइलैंड ऑफ सामोस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। तो बेसिकली वो पूछ रहा है जो आइलैंड है सामोस का, इनमें से कौन से सी के बीच में है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, इंडियन ओशन एंड द एजियन सी। तो इसका आंसर है दैट इज द एजियन सी। तो आओ चेक भी कर लेते हैं, आंसर डी ही है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब जब मैं सामोस आइलैंड की बात करता हूं तो बेसिकली एक ग्रीक आइलैंड है, कहां पे लोकेटेड है, एजियन, ईस्टर्न एजियन सी के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ईस्टर्ली ग्रीक आइलैंड है ये, क्लोज टू टर्किश कोस्ट, लोकेटेड जस्ट 1700 मीटर फ्रॉम द एशिया माइनर टर्किश कोस्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कितना, सिर्फ जस्ट 1700 मीटर, तो मतलब 1.7 किलोमीटर from the Asia, basically from the Asia Minor Turkish coast. The area of the island is 478 square kilometer, again state of effect. It is characterized by the, यहाँ पे basically आपको steep mountain ranges देखने को मिलती हैं, simultaneously sandy beaches, azure sea water, olive groves and green pine forest आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की ये सारी फिजियोग्राफी है जो कि यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलती है। माउंट करकैटिवस, तो याद रखना दिस इज द इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली माउंट, यहां पे करकैटिवस इज द हाईएस्ट पीक। तो सामोस आइलैंड की माउंट करकैटिवस हाईएस्ट पीक है फ्रॉम द वेस्टर्न टिप ऑफ द आइलैंड, वेस्टर्न साइड पे। क्लाइमेट की बात करें, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या कंडीशंस हैं, बेसिकली हॉट समर्स एंड रिलेटिवली शॉर्ट एंड माइल्ड विंटर्स। ठीक है, तो समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट, और खास करके मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स टॉपिक्स है। तो इस तरह से सामोस आइलैंड जरूर एक बार एटलस पे भी चेक करना। होम टू पाइथागोरियन और हेरोनियन ऑफ द सामोस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड्स द यूपेलिन एक्वेडक्ट, अ मार्बल ऑफ एंशिएंट इंजीनियरिंग। तो ये लास्ट का ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जिसमें कि पाइथागोरियन और हीरोइन ऑफ सामोस, और इसके साथ साथ यहाँ पे यूपेलिन एक्वेडक्ट है जो कि एक एंशिएंट इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मार्वल भी है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द सामोस आइलैंड। तो बेसिकली न्यूज में क्यों थी, तो बेसिकली ये जो ग्रीक कोस्ट गार्ड शिप टेक्स part in search and rescue operation following a shipwreck that at least 8 migrants drowned off the island of the Samos, Greece। तो बेसिकली यहां पे आप ये देख रहे हैं पीछे ये कोस्ट
गार्ड हैं यहाँ के ग्रीक के, जो कि यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक माइग्रेंट की जो बोट है वो क्या कर गई, बेसिकली यहाँ पे डूब गई। तो उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सामोस आइलैंड के आसपास, तो इसलिए सामोस आइलैंड इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे। 6 चिल्ड्रन 2 adults killed as migrant boat sinks near the Greek island of Samos. Tragic migrant boat sinking of Samos leaves 8 dead including 6 children as Greece faces ongoing migration challenges. तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रीस के अंदर जो माइग्रेशन चैलेंजेस हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली इस तरह के जो हादसे हैं वो आए दिन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ग्रीस के अंदर जो माइग्रेशन देखने को मिल रहा है और जो चैलेंजेस हैं वो सब सामने नजर आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज स्नाइपर था, इस वजह से यहाँ पे आपको सामोस आइलैंड के बारे में जानना जरूरी था। तो इसके साथ ही अब क्वेश्चंस होते हैं हमारे आज के समाप्त। आई होप आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ होगा। करंट प्लस स्टैटिक को किस तरह से मैप करना है, यहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो सेशंस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करते रहें, खुद पे विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर विद न्यू करंट अफेयर्स एंड द न्यू स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। थैंक यू वेरी मच।